हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो लास्ट चैप्टर हमने किया था गाइज वन दरोगा की, जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, वर्क पावर और एनर्जी। इसके हमने थ्योरी क्लास कर लिया था। तो आज हम इसका करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो 30+ न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर करेंगे, जिससे आपको कंप्लीट जो थ्योरी है वो आपके कंप्लीट क्या हो जाएगी, कवर अप हो जाएगी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, देखिए। कार्य केवल दिशा, क्या पूछा है, कार्य की केवल दिशा होती है, केवल परिमाण होता है। दिशा मतलब वर्क के बारे में पूछ रहा है आपसे। जो वर्क होता है वो वर्क केवल इसकी डायरेक्शन होती है, या फिर इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है। ना दिशा होती है ना परिमाण होता है। मतलब मैग्नीट्यूड और परिमाण और दिशा दोनों। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो वर्क होता है, वर्क कैसी राशि है आपकी। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो इसको लेके किसकी जरूरत होगी, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है आपका। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता। किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क, देखो डब्ल्यू क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, यही होता है फॉर्मूला। तो विस्थापन पर, भैया अगर आप वर्क कर रहे हो तो विस्थापन, किसी पिंड पर किया गया कार्य उसके विस्थापन पर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा विस्थापन होगा उतना ज्यादा कार्य होगा। बल पर कर रहा है, वेग पर और प्रारंभिक वेग पर। अब दो चीजें दे दी उसने, देखो वेग पर करेगा या प्रारंभिक वेग पर। अब प्रारंभिक वेग से तो कोई डिपेंड करेगा ही नहीं ना, वेग पर करेगा जरूर। क्यों, एफ बराबर क्या होता है आपका, एम इंटू ए। फिर यहाँ एस है तो इसे एस लिख दिया। अब ए क्या होता है आपका, एम इंटू ए होता है वी अपॉन टी इंटू एस। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एस अपॉन टी। एस अपॉन टी को आप फिर से क्या लिख सकते हो, वी लिख सकते हो, तो एम वी स्क्वायर। तो भैया जो वर्क होता है ना वो एम वी स्क्वायर के इक्वल भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से वेग पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी पे नहीं करेगा। जूल एवं अर्ग के मध्य, अच्छा जूल और अर्ग दोनों किसके वर्क के मात्रक हैं। जूल जो है ये एसआई मात्रक होता है, और अर्ग जो है एक ऐसा होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। और एक जूल जो है वो 10⁻⁻7 अर्ग के क्या होता है, इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारोत्तोलक किसी भार को धरातल से उठाकर उसे ऊपर की ओर थामे हुए है। मतलब कोई वेट लिफ्टर है और वो ऊपर की ओर थामे हुए है। भार को उठाने में कार्य किया जाता है, जबकि उसे थामे रहने में किसी कार्य की आवश्यकता नहीं होती। जब वो थामे रखेगा ना गाइज, तब तो उस समय क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब कोई भी कार्य होगा नहीं, जीरो कार्य होगा। भार उठाने के साथ थामे रहने में कार्य करना पड़ता है, नहीं थामे रहने में कोई वर्क नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे नॉर्मल होगा, ऐसा नहीं है कोई चीज आपने उठा दी है तो फिर आपका काम उसमें ऊर्जा नहीं लग रही है। लेकिन जो लॉ कहता है, लॉ क्या बोलता है, एफ एस कॉस थीटा है, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा जैसे ही किसी वेट लिफ्टर ने उठा दिया उसे। अब विस्थापन हो ही नहीं रहा है उसका, विस्थापन शून्य हो चुका है। तो शून्य हो चुका है तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन जिस कंडीशन में जब वो नीचे से धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा रहा था, उस कंडीशन में उसे क्या करना पड़ रहा था, वर्क करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि कोई व्यक्ति किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। कोई व्यक्ति, अब व्यक्ति की बात चलिए, ये सरफेस है और इस सरफेस पे सपोज दैट बॉल रखी है, इस बॉल को उठा करके कहाँ पहुंचाना है, ऊपर। तो जो व्यक्ति के द्वारा काम किया जाएगा, जो पर्सन वर्क कर रहा है आपका, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है आपका। लेकिन गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य पूछेगा तो वो नेगेटिव होता, तो हम कैसा कार्य करेंगे, पॉजिटिव वर्क करेंगे। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ए। अच्छा, धनात्मक कार्य के लिए थीटा की वैल्यू क्या होती है। तो आप बोलोगे सर थीटा की वैल्यू आपकी 0 टू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। और ऋणात्मक कार्य के लिए क्या होनी चाहिए, नेगेटिव के लिए 90 टू 180। जो एंगल है ना, एंगल की वैल्यू 90 टू 180 होनी चाहिए। और जीरो के लिए एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ये आपको याद रखना है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से अभिकेंद्री बल के अधीन गति करती है, सर्कुलर मोशन हो रहा है,
और आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो ये सेंटर के तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो वस्तु पर अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। अब भैया जिस भी पॉइंट पर देखोगे ना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और वैसे भी याद रख लो आप, जब भी सर्कुलर मोशन की बात होती है तो वर्क डन किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। एक मनुष्य दीवार को धकेलता है, सपोज दैट ये आपकी वॉल है, इस वॉल पर फोर्स लगाया जा रहा है, किंतु इसे विस्थापित नहीं कर पाता, तब उसका कार्य क्या होगा। तो भैया W बराबर एफ एस कॉस थीटा था। तो एस तो जीरो हो गया ना, एस की वैल्यू जीरो है, कोई विस्थापन हो ही नहीं रहा है। और जब विस्थापन नहीं हो रहा है तो तब आपका किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई कार्य नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पिंड द्वारा कार्य किया जाता है यदि, कोई भी ऑब्जेक्ट कार्य करता है यदि इस पर बल लगाया जाता है, पिंड द्वारा कार्य किया जाता है यदि बल लगता है तो ठीक है। यांत्रिक प्रभाव के द्वारा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है, यह कुछ दूरी तय करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक प्रभाव के द्वारा इसकी ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब भी आप पिंड द्वारा कार्य किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि इस पर बल लगने पर जरूरी नहीं है वर्क हुआ होगा। अभी एग्जांपल दिया ना आपको मैंने, यहाँ पर फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया आपका। एक 5 न्यूटन परिमाण के बल को 5 न्यूटन का फोर्स है, तो यहाँ मुझे फोर्स की वैल्यू दी हुई है 5 न्यूटन। फिर क्या बोल रहा है, 20 मीटर की दूरी पर गति की दिशा में लगाते हैं, मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, 20 मीटर का हुआ है। तो किया गया कार्य होगा W बराबर एफ डॉट एस, एफ की वैल्यू 5 डॉट एस, 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 जूल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका क्या है, ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है गाइस, देखो। एक 2 केजी द्रव्यमान का पिंड, 2 केजी द्रव्यमान का पिंड का मतलब क्या हो गया आपका, जो आपका मास है, मास की वैल्यू 2 केजी दी हुई है। फिर क्या बोला उसने, ऊर्ध्वाधर दिशा में 1.5 मीटर की दूरी पर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट -1.5 मीटर हो जाएगा आपका। तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव बोल नहीं रहा है तो सीधे आप क्या कर दो, सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा गाइज, फोर्स निकालना पड़ेगा। या W बराबर आप बोलोगे सर एफ डॉट एस होता है, एफ होता है m × g, एस का एस हो गया। मास है 2 केजी, जी होता है 9.8 और एस है आपका 1.5। तो गुणा कर दो, 15 × 2 = 30 हो जाएगा, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27, 28 × 29, 29.4 जूल आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डेट मीन्स ए ऑप्शन आपका क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखो, 50 न्यूटन के बल द्वारा किसी पिंड को 5 मीटर तक विस्थापित करने में 125 जूल कार्य करना पड़ता है, तब बल तथा विस्थापन के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो ये देख लो आप कि आपका फोर्स कितना है। अब हम बात कर रहे हैं 11th क्वेश्चन की, ठीक हो गया। तो फोर्स की जो वैल्यू है, आप बोलोगे सर ये 50 न्यूटन है। कितने न्यूटन है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर क्या दिया हुआ है देखो, उसके बाद आपसे बोला गया है 5 मीटर तक विस्थापित होता है, तो एस की वैल्यू कितनी दे दी, 5 मीटर दे दी। 125 जूल कार्य करना पड़ा, जो वर्क है वो वर्क कितना दिया हुआ है, 125। तो फॉर्मूले में रख दो, W 125 बराबर F फोर्स कितना है 50 न्यूटन, इंटू एस 5 मीटर, इंटू कॉस थीटा, हमें एंगल पूछ रहा है। तो भैया 50 और 5 ये सब इधर चले जाएंगे, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 125/50 गुणा 5, 5×5 = 25 होता है, या 5 से इसे काट दो, 5×2 = 10, 2×5 = 25, 25×2 = 50, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। तो कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो साइन में 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस में 60 चला जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो दोनों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, आप बोल दोगे सर दोनों के बीच 60 डिग्री का क्या हो रहा होगा,
एंगल आ जाएगा। तो ये था 12th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है आपका, यांत्रिक ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात चल रही है, तो मैकेनिकल एनर्जी के लिए क्या हो जाती है? जूल, क्योंकि ऊर्जा ही तो है एक टाइप की। बाकी वॉट पावर की होती है। वॉट अगर पूछेगा तो वॉट किसकी बोलोगे? पावर की। जूल मात्रक है। जूल किस किस का मात्रक होता है? कार्य और ऊर्जा, ये दोनों एक ही क्वांटिटी होती है आपकी, तो दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दोगुना, तो क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखो, गतिमान वस्तु की चाल को दोगुना कर रहे हो तो त्वरण दोगुना होगा, उसका भार दो, भार पे तो कोई डिपेंड करेगा नहीं चाल से। उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा चार गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था आपको थ्योरी वाली क्लास में? हाफ mv²। अगर आप इसको दोगुना कर देते हो, वेलोसिटी को दोगुना कर देते हो, तो दो का वर्ग कितना होगा? चार। तो चार गुनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? चार गुनी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां है, एक तोप का गोला बीच में ही फट जाता है, इसके लिए सही विकल्प कौन सा है? अगर तोप का गोला बीच में ही फट गया है तो उसका मतलब है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या गई होगी? बढ़ गई होगी, क्योंकि अणु बहुत ज्यादा तेज गति कर रहे होंगे उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने की वजह से फिर वो फट गया होगा। एक स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा उसकी निम्नलिखित स्थिति में अधिकतम होती है। स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी की बात चल रही है। जब वो खिंची हुई स्थिति में है, तो भैया जब स्प्रिंग को खींचते हैं ना, स्प्रिंग अगर यहाँ पर है, स्प्रिंग को खींचोगे तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी उसमें मैक्सिमम होगी। मध्य स्थिति में, संपीड़ित स्थिति में, या फिर गतिहीन स्थिति में। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब वो अपनी मिडिल पोजीशन में होगी, जब मध्यमान पोजीशन में होती है, मिड पोजीशन में होती है, उस कंडीशन में उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। या ऐसे याद रखना, पेंडुलम में भी ना काइनेटिक एनर्जी जब बीच में होता है तब मैक्सिमम होती है। यदि किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा उसके रेखीय संवेग के बराबर है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है? वो उसके रेखीय संवेग के इक्वल है, पी के इक्वल है। तो उसके वेग की गणना कीजिए, तो उसका जो वेग है वो कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो भैया काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है आपका क्या? हाफ mv², और p होता है m×v। तो देखो, m से m कैंसिल, v से एक पावर कैंसिल, तो आप बोलोगे भैया v जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो लो, बन गया हमारा सीधे सीधे। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 किलोमीटर की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल होगी जब उसकी चाल होगी। 1 किग्रा की वस्तु, m की वैल्यू 1 kg दी है, काइनेटिक एनर्जी 1 जूल दी है, और उसकी चाल पूछ रहा है। तो भैया हमने बताया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो वो होती है हाफ m, मास है 1, वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है? ये भी 1 दी हुई है। तो फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वेग भी कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? 15वें क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। या कुछ एक बार, कुछ और तो नहीं है गाइस? ये हाफ mv² होता है। ये v² की वैल्यू आई है आपकी कितनी? 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 2 एकम 2 होगा ना। v² की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, तो √2 की वैल्यू होती है 1.4। ये थोड़ा सा चेंज होगा, 1.4 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा इसका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइज आपका, समान द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः 3v और 2v के वेग से गतिशील हैं, उनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात। तो फिर से देखो, सिंपल है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड। उसने बोला है समान द्रव्यमान है, तो हाफ mv1² अपॉन क्या हो जाएगा? हाफ
v2 स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, v1 देखो पहला है 3v, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9v स्क्वायर, अपॉन दूसरा है 2v 4v स्क्वायर, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो 1/2 9/4, 9/4 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। तो ज्यादा ना टफ न्यूमेरिकल नहीं आने हैं, फॉर्मूले अगर आपको लर्न है तो इजी है आपका, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा वो 11th 12th की तरह डेरिवेशन टाइप से न्यूमेरिकल पूछेगा आपसे। यदि m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो कृत कार्य का मान होगा, तो भैया पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसमें, और m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई तक उठाया जा रहा है तो mgh आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसे। एक कार तथा एक ट्रक की गतिज ऊर्जाएं समान है, ठीक है, दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है। यदि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान का कितना है, 16 गुना है, तो गतिज ऊर्जा भैया देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इक्वल है काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, तो ये होता है हाफ एम मास, मास ऑफ ट्रक इंटू वी स्क्वायर, वी किसका होगा, ट्रक का, बराबर हाफ एम ऑफ कार इंटू वेलोसिटी ऑफ कार का होल स्क्वायर, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। अब उसने क्या बोला, यदि ट्रक का द्रव्यमान कार के द्रव्यमान का 16 गुना है, ट्रक का द्रव्यमान, ये देखो मास ऑफ ट्रक ना 16 गुना है किसका, कार के द्रव्यमान का, तो हमसे पूछ रहा है उनके संवेगों का अनुपात होगा। थोड़ा सा यहाँ पर देखो चेंज कर लेते हैं फॉर्मूले को, क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर नहीं लगेगा। अब उसने संवेग पूछ दिया है, संवेग पूछा है तो मैंने आपको बताया था संवेग मोमेंटम के लिए आपका क्या हो जाता है, p² /2m हो जाता है, तो मैं डायरेक्टली उसी फॉर्मूले का यूज करूंगा। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक p², ठीक है, p ट्रक का स्क्वायर अपॉन 2m ऑफ ट्रक इक्वल टू कार है, तो क्या हो जाएगा p कार, यहाँ मोमेंटम की बात चल रही है, p² /2m ऑफ कार, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो आपका जो बनेगा pt/pc का होल स्क्वायर, ट्रक अपॉन कार का होल स्क्वायर मोमेंटम का, ये ट्रक ऊपर चला जाएगा, मास ऑफ ट्रक अपॉन मास ऑफ कार। अब वो बोल रहा है ट्रक जो है वो कार के द्रव्यमान का 16 गुना है, ये 16 गुना है कार का, तो mc/mc ये कैंसिल, pt/pc, p ट्रक अपॉन p कार जो है वो क्या हो जाएगा, देखो अंडर रूट जाएगा ना 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4:1, तो 4:1, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती हुई 200 केजी की कार पर 1000 न्यूटन का बल लगाकर कार का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है, तो कार पर किया गया कार्य क्या होगा, तो वर्क पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं क्या है, देखो वेग से गति कर रही है तो वेलोसिटी दी हुई है, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है आपको कितनी, 25 मीटर पर सेकेंड, और क्या दिया हुआ है, 200 केजी की कार, मास दिया हुआ है उसका कितना है, 200 केजी है। आप सब चीजें लिख लो ना, फिर आपको खुद ही फॉर्मूला याद आ जाएगा। कितने का फोर्स है, तो आप बोलोगे सर फोर्स की वैल्यू दी हुई है आपको कितनी, ये दी हुई है 1000 न्यूटन, बल लगाकर कार का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड कर दिया जाता है, फाइनल वेलोसिटी दे दी, ये यू ले लो, इनिशियल वेलोसिटी 25 थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी कर दी, 30 मीटर पर सेकंड कर दी, तो कार पर किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है, कार्य होता है आपका F.S, तो सबसे पहले मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब पहले फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसमें u v और s आए, ठीक है, क्या क्या आएगा, u v और s, लेकिन उसके लिए पहले त्वरण चाहिए, तो सबसे पहले मेरे को F बराबर ma फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। फोर्स है 1000, मास है आपका 200, और एक्सिलरेशन निकल करके आ जाएगा, तो यहां से एक्सिलरेशन कितना आ जाएगा, 0 से 2 जीरो कैंसिल, 2×5 = 10, 5 आ गया, फॉर्मूला लगा दो, v² = u² प्लस, अच्छा कार का देखो आप प्लस लोगे माइनस, वेलोसिटी बढ़ रही है 25 से 30 हो जा रही है, तो त्वरण होगा u² + 2as, फॉर्मूला लगा दो,
फाइनल वेलोसिटी है 30, तो 30 का स्क्वायर, इसको इधर ले लाओ, माइनस यू स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, बराबर, अपॉन में देखो यहाँ एस रहने देते हैं, 2 और ए इंटू में है, यहाँ आके डिवाइड में, 2 इंटू ए होगा आपका कितना, 5, ये एस की वैल्यू है। थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, देखो 30 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 30 और 25 को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 55, और दोनों को घटाओगे तो ये हो जाएगा 5, अपॉन नीचे क्या है, 2 गुणा 5, ये एस की वैल्यू आएगी यहाँ से, 5 से 5 कैंसिल, 55/2 एस आया। अभी आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि आपका वर्क जो होता है वो वर्क होता है W इज इक्वल टू F.S। फोर्स कितना है, 1000 है, एस की वैल्यू कितनी आई है, तो आप बोलोगे सर 55/2, 2 से इसे काट दो, 2 पंचे 10 और 2 जीरो आ जाएगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 1 26, 265, ठीक हो गया। तो 2.5 इंटू 10 टू दी पावर कितने के आसपास आ जाएगा ये। तो गाइज यहाँ से आप देखोगे तो आपका आंसर थोड़ा चेंजेस आएंगे, तो हम इसे दूसरे से कर लेते हैं। देखो दूसरे में क्या कर लेना है आपको, आपको अभी अभी मैंने बताया होगा ना, कार्य ऊर्जा प्रमेय बताई होगी, पिछले ही लेक्चर में आपने देखा होगा। और इससे क्योंकि ये लॉन्ग भी पड़ जा रहा है हमारा, अगर हम वर्क एनर्जी पावर में देखें तो उसमें इजीली आपका क्या कर लेगा, आंसर आ जाएगा। एक बार उससे देख लेते हैं क्या उस मेथड से आता है करके, चलो। ठीक है, पावर एनर्जी में क्या बताया था मैंने आपको, जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन किसके इक्वल होता था, ये इक्वल होता था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन ही निकालना है, W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, mv² माइनस क्या हो जाएगा, u², यही होगा। ठीक है, तो m/2 12mv² होता है, तो वही भी अगर मैं सीधे लगा लेता हूं, तो m है गाइज आपका इसका मास कितना है, 200/2 इंटू v² सेम आ जाएगा, आंसर उतना ही आएगा गाइज। आपको जो मैंने पहले मेथड बताया था वो भी सेम है, और ये भी देखो 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर करोगे तो ये पड़ रहा होगा आपको 100 इंटू ये आ जाएगा 275, तो 1 2 इधर तक ले जाओगे तो ये आ जाएगा 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 4 जूल। ठीक है, 2.7 के आसपास तो कोई आंसर है नहीं इसमें, तो इसे 2.7 कर लेना, 2.7 इंटू 10 टू दी पावर 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पर आते हैं, 1 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ से प्राप्त कुल ऊर्जा होगी, 1 ग्राम की बात चल रही है, तो लगा दो E इज इक्वल टू mc², क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, और C की वैल्यू इतनी है, तो m है 1, C 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो 9 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 16। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, इलेक्ट्रिक मोटर को आप क्या करते हो, करंट देते हो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ऑप्शन नंबर सी। 25 शक्ति या सामर्थ्य राशि है, शक्ति मतलब पावर, या फिर आपका क्या सामर्थ्य, दोनों एक ही है, तो किस टाइप की राशि होती है, ये एक अदिश राशि होती है आपकी, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए स्केलर क्वांटिटी है। P इक्वल टू होता क्या है पूछे, तो P इक्वल टू W/T। यदि एक बल F किसी पिंड पर लगाने पर पिंड V वेग से गति करे तो इस पिंड की शक्ति होगी, अभी मैंने बताया था ना, देखो P इक्वल टू W/T, W बराबर क्या होता है, F.S/T, और S/T विस्थापन बटे समय किसके इक्वल होता है, वेग के इक्वल, वेलोसिटी के इक्वल, F.V। तो भैया F.V किस में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे कंप्लीट 26 क्वेश्चन वर्क पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा गाइज आपको ऐप में, वहां से आप पढ़ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे वो करेंगे ऊष्मा और इसके प्रभाव, ठीक है, हीट एंड इट्स इफेक्ट। तो धीरे धीरे हमारी फिजिक्स लगभग आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद केमिस्ट्री आई थिंक आपकी कंप्लीट होने वाली होगी, वो भी बायोलॉजी के 3 4 लेक्चर्स डाल दिए हैं, बायोलॉजी थोड़ा लेट होगी अभी आपकी कंप्लीट, ठीक है। जैसे ही मेरा फिजिक्स कंप्लीट होता है तो मेन बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट है वो
भी मैं ही खुद आपका डालना क्या कर दूंगा स्टार्ट। बाकी मैम तो आपका करवा रही होंगी कोर्स। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।